नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 2023 के आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। और जो लोग पहली बार है चैनल को वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए, मूल अधिकारों की अगर हम लोग बात करेंगे तो मूल अधिकार जो हैं, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं आपके, ठीक है, तो जो मूल अधिकार हैं ये आपके कहाँ पर हैं, तो ये हैं आपके भाग 3 में। ठीक है, कहाँ पर हैं, तो भाग 3 में है मूल अधिकार। कहाँ से लिए गए हैं, तो USA अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 के बीच में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार जो हैं ये भारतीयों और विदेशियों सबको प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 20। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो देखो, एक तो है अनुच्छेद 15, ठीक है, एक है आपका अनुच्छेद 16, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, एक है आपका कौन सा, एक है आपका अनुच्छेद 15, एक है आपका अनुच्छेद 16, एक है आपका अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो देखो, ये ऐसे अनुच्छेद हैं, ये ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी की अगर हम लोग बात करेंगे, बाकी 14 की बात करेंगे तो ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। 17 की बात करेंगे, भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। 20 की बात करेंगे तो भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिर्फ भारतीयों को, ठीक है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को। तो यहाँ पर आप देखोगे 16, ये क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, आर्थिक नियोजन शामिल है, बताइएगा। तो आर्थिक नियोजन जो है ये कहाँ पर शामिल है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट विषयों में। आर्थिक नियोजन की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताना, तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, क्या करेक्ट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, जितने लोगों ने ऑप्शन सी किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बताइएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो इसमें टॉप पर कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करते चलो भाई, ठीक है, जल्दी से आंसर करते चलो। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, भारतीय विज्ञान संस्थान। अगले प्रश्न की बात करेंगे। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है। चलिए चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। और जितने लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो, ठीक है, जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो लाइक को शेयर कर दो, सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो आप सभी लोग, ठीक है, कम से कम एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है, नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो, काठमांडू। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका। तो यहाँ पर विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। और देखो ये क्योंकि ये पहली है तो क्या हो जाएगा, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पांचवें प्रश्न की तरफ। किस
भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, बताइएगा। तो देखो प्रश्न क्या है, किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, अब देखो ये प्रथम है, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। तो कहां पर होगा, पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर पटना। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिए और जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और जल्दी से आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन बी किया है बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल बहुत सही, ऑप्शन बी कोलकाता। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अबाधा योजना की शुरुआत की है? चलिए छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। छठवें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन से राज्य सरकार है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अबाधा योजना, ठीक है, कौन सी, तो अबाधा योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तेलंगाना, असम, राजस्थान या फिर उड़ीसा। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? छठवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य सरकार हो जाएगा, जिसने अभी क्या किया है, जिसने अभी अबाधा नामक योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अब देखो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, तो ये पुलित्जर पत्र जो ये पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर आपसे पहले भारतीय पूछ रहा है, पहले हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो पहले पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल हैं, संघमित्रा कलिता हैं, झुम्पा लाहिड़ी हैं या फिर गीता आनंद हैं। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बताइएगा। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति। तो किसकी पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड? क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी NR नारायण मूर्ति की ये पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल बहुत अच्छे, जितने लोगों ने आंसर किया है करेक्ट हो। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, नौवें प्रश्न का आंसर करेंगे। एक तरफ आपको क्या किया गया है, राज्य की पेंटिंगों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको राज्य के नाम दिए गए हैं। तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सौरा पेंटिंग उड़ीसा, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, फड़ पेंटिंग राजस्थान, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। तो क्या करेक्ट नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। सेशन आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लास्ट में मैं आपकी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ठीक है, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपकी इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ठीक है, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम जो है, तो वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, जल्दी से सारे लोग जुड़े रहो भाई, कहीं जाना मत। क्या हो जाएगा, तो देखो सौरा पेंटिंग उड़ीसा बिल्कुल सही है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, फड़ पेंटिंग राजस्थान ये भी बिल्कुल सही है, गुलेर पेंटिंग जो है ये कर्नाटक नहीं बल्कि कहाँ होगा, बल्कि ये है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गुलेर पेंटिंग कहाँ पर है, तो ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक नहीं होगा, कांगड़ा होगा और हमारा विकल्प क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। पूछा गया था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो गुलेर पेंटिंग कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। 10वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? तो गांधार कला आपसे पूछ रहा है, इटली, बेल्जियम, हंगरी या फिर यूनान। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे गांधार कला। देखो गांधार कला जो है ये कुषाण वंश के दौरान बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगी। अगर भारत में बात करेंगे तो गांधार कला जो है ये आपको कुषाण काल के दौरान बड़े पैमाने पर मिलेगी। और किस यूरोपीय देश से ये प्रभावित है, तो आपका ऑप्शन डी होगा यूनान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, यूनान। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना है? ठीक है, अगर हम लोग सार्क की बात करें तो देखो स्थापना कब हुई है, 1985 में। मुख्यालय इनका क्या है, तो मुख्यालय इनका है काठमांडू है।
ठीक है। सार्क की अगर हम लोग बात करेंगे, स्थापना हुई है 1985 में। मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। और सार्क में अगर हम लोग बात करेंगे कि सार्क का सदस्य जो है ये अफगानिस्तान कब बना है, 11वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश बना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत वर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो 2022 में पूछ रहा है कि वर्ष 2022 में जो ऑनलाइन पेमेंट है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने में भारत का कौन सा स्थान है, डिजिटल भुगतान करने में, ऑनलाइन पेमेंट करने में 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न का, सभी लोग आंसर कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही आसान है। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान रैंकिंग में, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, देखो हमारे यहाँ जो है फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, भीम ऐप चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के दुनिया भर के ऐप हमारे यहाँ चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो पेमेंट हो रहा है वो कहाँ पर, ठीक है, भारत में हो रहा है। भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो मिस्र, मलेशिया, भारत या फिर जापान। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा देश है जिसने क्या किया, जिसने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो मिस्र, मलेशिया, भारत या फिर जापान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा मिस्र होगा। और मिस्र ने किसको हराया है, तो ध्यान रखिएगा मलेशिया को। मिस्र ने मलेशिया को हराकर स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। मिस्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिस्र को जो है क्या करते हैं भाई, तो मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो मिस्र को पिरामिडों का देश कहते हैं। और क्या कहते हैं मिस्र को, तो नील का वरदान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नील नदी का क्या करते हैं, तो नील नदी का वरदान भी कहते हैं। किसको, मिस्र को कहते हैं पिरामिडों का देश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वें प्रश्न का, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। देखो यहाँ पर आया है शब्द पहला, और अगर पहला है तो फिर आप जान सकते हो कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उरुग्वे ने किस देश को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 जीत लिया है, कौन सा देश होगा। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या फिर अर्जेंटीना। 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। और लास्ट में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। ठीक है, तो देखेंगे कितना आप लोग तैयार हो। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। ठीक है, उरुग्वे ने इटली को हरा करके 1-0 से हराया है और अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 जीत लिया है। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। 15वें प्रश्न का आंसर करना है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 67वां, 68वां, 69वां या फिर 70वां। 15वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अभी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे भारत की, तो भारत का जो स्थान है वो है 67वां। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 67वां। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 16वें प्रश्न की बात करेंगे, बंगाली विभाजन की घोषणा कब की गई। चलिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक इतिहास के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही होते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 26 जनवरी 1905 या फिर 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसी बात पे सेशन को एक बार, अभी तक जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो भाई। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर कर दो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है। देखो जितने लोग ऑप्शन डी आंसर कर रहे हो वो सभी लोग अपना क्या कर लो, आंसर गलत कर लो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। देखो बंगाल विभाजन कब किया गया ये नहीं पूछा गया है, घोषणा कब की गई। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये की गई थी 20 जुलाई 1905 को। और अगर पूछा जाए कि विभाजन कब किया गया,
तब आप आंसर करोगे। अगर पूछा जाए कि कब किया गया, तो किया गया है 16 अक्टूबर 1905 को। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना 16वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है, तो 20 जुलाई 1905 को की गई है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि विभाजन कब किया गया, तो किया गया है 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन यहाँ पर आपसे कब किया गया ये नहीं पूछ रहा है, घोषणा पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में कौन शामिल नहीं हुए थे? तो महिला, कृषक, मुसलमान या फिर बुद्धिजीवी। ठीक है, कोट के आधार पर आपको आंसर करना है 1 2 3, 1 2, 2 3 या फिर 2 4। क्या करेक्ट आंसर होगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं थे। ठीक है, कौन शामिल नहीं हुआ 1905 में? अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन हुआ है। ठीक है, और कौन इसमें शामिल नहीं थे? जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो। तो देखो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, एक तो कृषक लोग शामिल नहीं थे और दूसरे मुस्लिम लोग शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3, मुस्लिम और कृषक, ये स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई है? 1866, 1909, 1920 या फिर 1916। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है? चलिए, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा कैनिंग होंगे, लिटन होंगे, कर्जन होंगे या फिर इरविन होंगे। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है? 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सभी लोग बता दीजिएगा, 19वें प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन सी, कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या होगा? बंग भंग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय में क्या होगा? तो बंग भंग होता है, बंगाल जो है भंग होता है, बंगाल का विभाजन होता है कर्जन के समय में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखो, बंगाल का जो विभाजन हो रहा है ये होगा कब? तो ये होगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर थे, जनरल नील थे, एडमंड हिलेरी थे या फिर पीटर कैलिस थे। 20वें प्रश्न की बात करेंगे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन ए, एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए, एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएंगे। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो एक बार आप सभी लोग। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? देखो, स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में प्रारंभ होगा, ठीक है, तो 1905 में ये बंगाल में जो है शुरुआत होगी इसकी, लेकिन बाकी जगहों पर भी इसका नेतृत्व किया जाएगा। तो बताइएगा स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में किसने नेतृत्व किया है? देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लाला लाजपत राय की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया था। ठीक है, दिल्ली में अगर आपसे पूछा जाए तो दिल्ली में हो जाएंगे सैयद हैदर रजा। ठीक है, सैयद हैदर रजा ने, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। गांधी जी, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन इनमें से कौन है जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? मतलब कि जो स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध, मतलब कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो अंग्रेज हैं और जो भारतीय हैं, इनके मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित हो सकता है, ऐसा मानने वाला था। तो कौन होगा? गांधी जी, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। 22वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा।
और करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। इनका मानना था कि हमें अंग्रेजों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें स्वदेशी आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, हमें विदेशी कपड़ों की होली नहीं जलानी चाहिए, हमें अंग्रेजों के साथ बेहतर संबंध बना के रहने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्त्रों को, स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। ठीक है, तो ये सुझाव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? कृष्ण कुमार मित्र, अरविंद घोष, मोतीलाल घोष या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी। 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज के सेशन में मैं लाया हूं और आगे भी इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, सेशन को एक बार क्या करना है भाई, आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, सेशन को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, सेशन को एक बार आप सभी लोगों को शेयर कर देना, और जो लोग पहली बार हो वो सभी लोग चैनल को क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर देखो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को किस तरीके से मिलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति हैं, इन्होंने ही सुझाव दिया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र। 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब स्वीकार किया गया? ठीक है, अब उन्होंने सुझाव दे दिया, ठीक है, उन्होंने सुझाव दे दिया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी अपनाया जाए, तो कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1916, 1930, 1901 या फिर 1905। तो आपको पता है 1905 में क्या हुआ है, 1905 में बंग भंग हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ है, और बंगाल विभाजन के ही विरोध में क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन चलेगा। ठीक है, और इसी समय 1905 में जो अधिवेशन होगा तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर स्वदेशी को, ठीक है, स्वदेशी को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया जाएगा, वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। तो इसका जो राष्ट्रीय नीति के रूप में इसे 1905 में स्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? 25वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है स्वदेश बांधव समिति। तो कौन हो जाएंगे? अरविंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, विनायक दामोदर सावरकर या फिर बिपिन चंद्र पॉल। क्या हो जाएगा 25वें प्रश्न का? सभी लोग आंसर कीजिएगा, स्वदेश बांधव समिति। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। जितने लोग ऑप्शन बी आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग एकदम सही हो जाओगे, बाकी लोग लड्डू। ठीक है, चलिए 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसकी पुस्तक है? ठीक है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, मोतीलाल नेहरू, अरविंदो घोष, सरोजनी नायडू, मनमोहन देसाई। 26वें प्रश्न का आंसर करना है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसकी पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण, जल्दी से सारे लोग आंसर करना। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन बी, अरविंदो घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अरविंदो घोष की पुस्तक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी, सी आर दास। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो उससे पहले नागपुर का अधिवेशन बुलाया जाएगा और इस नागपुर के अधिवेशन में क्या होगा, असहयोग आंदोलन को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। तो कौन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी या फिर सी आर दास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, सी आर दास। देखो सी आर दास जो है ये असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, लेकिन बाद में स्थितियां कुछ इस तरीके से बदलेंगी कि गांधी जी इन्हीं से क्या करेंगे, असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करवाएंगे और इनको असहयोग के पक्ष में क्या कर लेंगे, मना लेंगे। ठीक है, असहयोग के, ठीक है, पक्ष में कर लेंगे। तो और इन्हीं से ही क्या करेंगे, असहयोग का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करवाते हैं गांधी जी। तो सी आर दास ये असहयोग के प्रस्ताव जो है शुरुआत में असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, लेकिन बाद में ये मान जाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चितरंजन दास, सी आर दास। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, बताइएगा चौरी चौरा जो घटना है तो ये कब घटित हुई है? इसी घटना के कारण गांधी जी क्या कर देते हैं, तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन था, इस आंदोलन को गांधी जी क्या करेंगे, इसी घटना के कारण क्या कर देते हैं,
तो स्थगित कर देते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। चौरी चौरा घटना कब घटी थी, तो ये आपको बताना है 12 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 6 अप्रैल 1922 या फिर 5 फरवरी 1922। 28वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाएगा, चौरी चौरा घटना होती है और इसी के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। ठीक है, देखो अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, अगर इतिहास की आप ठीक है अच्छी किताबें पढ़ते हो तो अच्छी किताबों में आपको क्या होगा 5 फरवरी डेट मिलेगी। बाकी अगर आप वैसे कोई बुक पढ़ते हो या फिर आप गूगल पे ढूंढते हो तो गूगल पे आपको 4 फरवरी भी मिल जाएगा, है ना। वैसे एग्जैक्ट जो डेट है वो 6 जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने 5 फरवरी ही माना है। फिलहाल आप देख लेना 5 या 4 जो भी ऑप्शन मिलेगा तो उसको आप सही कर सकते हो। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, एनी बेसेंट भारत किस वर्ष आई है। ठीक है, एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो भारत में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ती हैं, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भारत में जुड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत में ये क्या करेंगी, ये होम रूल आंदोलन भी चलाएंगी। ठीक है, होम रूल लीग से भी जुड़ेंगी। तो ये 2 काम हो गए इनके एनी बेसेंट के, एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ेंगी, दूसरा क्या होगा होम रूल लीग से जुड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, पहली महिला हैं, फर्स्ट लेडी हैं, जो क्या करेंगी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है एनी बेसेंट। आपको बताना है कि ये भारत किस वर्ष आई हैं, 1882, 1893, 1875 या फिर 1899। 29वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है और इनकी 2 पत्रिका हैं, एक तो है न्यू इंडिया, ठीक है, एक तो है न्यू इंडिया और दूसरी जो है वो है कॉमनवेल्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाओं के नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। तो यहाँ पर आपसे एक कल्चर से, संस्कृति से प्रश्न है। भांड पाथेर रंगमंच की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस राज्य या फिर आप बात करें केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है, दादरा नगर हवेली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर केरल। 30वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी जितने लोगों ने आंसर किया बिल्कुल करेक्ट हो। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो बांग्लादेश हमारा भारत का जो है, हमारे प्यारे भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी है। और बांग्लादेश का एक बंदरगाह आपसे पूछा है, चटगांव, फरीदपुर, राजशाही या फिर ढाका। तो सभी लोग इसका आंसर सही दे पाओगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, चटगांव। चटगांव जो है ये बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। पाणिनि किस विषय के विद्वान थे। तो पाणिनि बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इनकी एक पुस्तक भी है, कौन सी, तो अष्टाध्यायी है। ठीक है, कौन सी है, पाणिनि की एक पुस्तक है, अष्टाध्यायी है। और क्या हो जाएगा जल्दी से सारे लोग बताना। ठीक है, तो अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक है पाणिनि की। और चलिए तो किस विषय के विद्वान है, भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाषा और व्याकरण के विद्वान है पाणिनि। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33वें प्रश्न की बात करेंगे। कम्युनल अवार्ड प्रारंभ किया गया है। कम्युनल अवार्ड या फिर इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचांग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचांग कह सकते हैं, कम्युनल अवार्ड। तो ये प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा, मिंटो के द्वारा, क्लेमेंट एटली के द्वारा, मैकडोनाल्ड के द्वारा या फिर गोल्ड स्टेन के द्वारा। 33वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचांग शुरुआत होगी इसकी 1932 में। ठीक है, 1932 में इसको प्रस्तुत किया गया था। और कौन करेगा, तो जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग को 1932 में
ठीक है, प्रेजेंट किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात हो रही है 1968, 1966, 1964 या फिर 1962। 34वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1964 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई है। सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। 35वां प्रश्न, भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो किसको कहा गया है भारतीय अशांति का जनक? भगत सिंह को, सरदार पटेल को, गांधी जी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? किसको भारतीय शांति का जनक कहा गया और किसने कहा है? तो देखो कहा किसने है, तो ये है आपके वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको चिरोल भी मिल जाते हैं, इंग्लिश में कहीं आपको चिरोल मिल जाता है, हिंदी में बात करेंगे तो वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल जो हैं, इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा है। किसको कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है, जो कि कौन थे? जो कि एक गर्म दल के नेता थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन थे, क्वेश्चंस थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आता है सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग पहली बार हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।